हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ रहे हैं यूपी पीएससी का फुल सिलेबस। और ये उसके जो सिलेबस का 24वां वाला पार्ट है उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है लैंड मार्केट मैनेजमेंट। इसके अंदर जो सारे के सारे टॉपिक अवेलेबल हैं वो हैं लैंड पॉलिसी एंड लैंड मार्केट्स, लैंड सप्लाई मैनेजमेंट, रेगुलेशन इन लैंड मार्केट्स, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड शेयरिंग एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स, डिमांड साइड मैनेजमेंट्स। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल जो है तो वहाँ पर मैं अपनी वीडियो सबसे पहले आपके लिए डाल दूंगा। साथ ही आप अगर मेरे से कोई सी भी पीपीटी मांगना चाहते हैं या कोई, तो आप मुझे वहाँ पर इन्फॉर्म कर सकते हैं, मैं आपके लिए वो प्रोवाइड करवा दूंगा। आइए पढ़ते हैं लैंड मार्केट मैनेजमेंट। Land market management, town planning. Land market management is a critical aspect of town planning as it directly influences the spatial organization, development pattern, and overall sustainability of urban areas. Effective land market management requires a comprehensive understanding of economic, social, and environmental factors. Here are some key consideration strategies for managing all land market in town planning. देखिए, लैंड मार्केट का मतलब क्या होता है। आपकी सिटी है, अब सिटी के अंदर क्या होता है कि बहुत सारी वेकेंट लैंड होती है ना। अब उस लैंड का अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है, उसके रोड बना सकते हैं, पब्लिक के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो वो लैंड जो है वो सिटी के जो टाउन प्लानिंग ऑफिसर जो होता है उसके वहाँ पर एक पोर्टल होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, उसके अंदर हर एक लैंड की डिटेल वहाँ पर अवेलेबल होती है कि ये जो XYZ लैंड है ये अभी खाली है और ये किसी एक्स व्यक्ति के नाम पर है ना। तो इस टाइप की अपडेटिंग वहाँ पर होती है, तो उसको हमें मैनेज करना है। आइए उसके बारे में जानते हैं कि इफेक्टिव के लिए हमें सारा वहाँ की इकोनॉमी कैसी है, सोशलिटी कैसी है उस एरिया की, एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से हैं, इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहला आता है जोनिंग एंड लैंड यूज प्लानिंग। Establish clear zoning regulation and land use plan to guide the development of different areas within the town. This helps ensure the land is used in a manner that aligns with the community overall visions and goal. तो मैंने आपको बताया कि आप अगर क्लियर बाउंड्री रखेंगे आपके यहाँ पर कि ये मेरा जो एरिया है ये रेजिडेंशियल एरिया है। अब यहाँ पर जो वेकेंट लैंड है तो उसका प्राइमरली जो पर्पस आएगा वो क्या आएगा, रेजिडेंशियल। रेजिडेंशियल मतलब घर पे रहने योग्य जो अपने मकान बनते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपने इतनी लैंड इंडस्ट्री के नाम से छोड़ रखी है, इसके अंदर जो वेकेंट लैंड है तो उसका एक पर्टिकुलर मिनिमम एरिया निकाल के आप उसको भी एज ए इंडस्ट्रियल लैंड के रूप में बता सकते हैं। वहाँ की रेट जो होगी वो इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग होगी। ये मान लीजिए आपको एक मार्केट बनाना चाहते हैं, इस मार्केट की जो रेट है वो कमर्शियल के अकॉर्डिंग होगी। तो अगर आपकी क्लियर जोनिंग होगी तो इससे क्या होगा कि जो सिटी है उसका विजन एंड गोल भी क्लियर होगा और आप जो है लैंड जिस यूज़ में की जाती है उससे आप अलाइन भी रहेंगे। Land suitability analysis. Conduct a thorough analysis of suitability of different parcel of land for various uses. Consider factors such as topography, soil quality, infrastructure availability and environmental consideration. तो वहाँ पर लैंड सुटेबिलिटी एनालिसिस आपको करना पड़ेगा। LSA लैंड सुटेबिलिटी एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास ये ज़मीन है तो क्या यहाँ पर हम इजीली पानी पहुँचा सकते हैं। अब जैसे आपने देखा होगा ना कि ये UIT कन्वर्टेड, या आप जो बोलते हैं कि ये कन्वर्टेड लैंड है या ये SDO कन्वर्टेड लैंड है, इस टाइप से जो लैंड होती है तो वहाँ की टोपोग्राफी, इन्वायरमेंटल फैक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, क्या हम यहाँ तक बिजली पहुँचा सकते हैं, क्या हम यहाँ तक पानी पहुँचा सकते हैं, है ना, कितनी मात्रा में पहुंचा सकते हैं, कौन सी पाइपलाइन है, सीवेज की क्या व्यवस्था होगी, तो उसका एक थोरो एनालिसिस हमें करना पड़ता है। लैंड बैंकिंग. Town planners can acquire and hold land for future development through process known as land banking. This involves setting aside certain area for strategic development to meet the long term needs of the community. अब इस सिटी के अंदर मान लीजिए ये कोई पर्टिकुलर एरिया है तो एज ए टाउन प्लानर मैं इस एरिया को अलग रख दूंगा कि नहीं, मुझे अभी इसका कोई यूज़ नहीं करना, आने वाले टाइम में हम इस पर कोई बड़ा प्रोजेक्ट, बड़ी इंडस्ट्री या बड़ा एरिया लाएंगे, यहाँ से नदी भी पास में है और जो हाईवे है वो भी पास में है, तो एक लैंड बैंकिंग हम लोग कर सकते हैं। Public private partnership. Foster partnership between the public sector and private developers to optimize land use. This collaboration can help leverage resources efficiently and promote sustainable development. तो अगर हम हमारे एरिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं, जो हमारी लैंड है उसको ऑप्टिमाइज यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करते हैं। जैसे कि आजकल क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या करती है, जो लो इनकम ग्रुप जो होते हैं या मीडियम इनकम ग्रुप जो होते हैं उनके लिए अपार्टमेंट बनाने के लिए जो ठेका है वो किसी प्राइवेट बिल्डर को दे दिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने जो रेट्स है वो पर्टिकुलर डिसाइड कर ली कि आप जो है इस रेट से ज़्यादा नहीं लेंगे और हम आपको मटेरियल सस्ती सब्सिडी पे प्रोवाइड कराएंगे। तो वो बिल्डर वहाँ पर बिल्डिंग बनाता है ना, मार्केट रेट मान लो 35 लाख रुपीज़ चल रही है 2 BHK की, तो वो आपको जो है 18 लाख में लगभग आधी रेट में प्रोवाइड करा देगा।
है ना। तो इस तरीके से प्राइवेट पार्टनरशिप को हम बढ़ावा दे सकते हैं। मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज, इंप्लीमेंट पॉलिसीज दैट रिस्पॉन्ड टू मार्केट forces while also addressing the broader goal of community. This may include incentives for certain type of development, density bonus and टैक्स अबेटमेंट। तो अगर आप आपके एरिया में कोई पर्टिकुलर टाइप का बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट करवाते हैं, है ना, तो हम मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ ला सकते हैं। हमें मान लीजिए मेरी कोई लैंड पड़ी है शहर के बीच में, अब गवर्नमेंट चाहती है कि यहाँ पर एक बाज़ार आ जाए, तो वो उसके अकॉर्डिंग मेरी वैल्यू वहाँ पर बढ़ जाएगी और मैं उसको मार्केट के लिए यूज़ करूँगा, तो कहीं ना कहीं इससे सब जाएगा और गवर्नमेंट मेरे को कहीं टैक्स में छूट दे सकती है। Infrastructure planning ensure that adequate infrastructure in place to support land development. This includes transportation network, utilities, public amenities. A well-planned infrastructure system can enhance the value of land and attract developers. तो अगर आप, मैंने बताया ना, आपकी लैंड की वैल्यू कब बढ़ेगी, जैसे कहीं से भी आपने देखा होगा कि हाईवे पास से निकल गया, या आपने वहाँ पर पास में कोई एक बस स्टैंड आ गया, रेलवे स्टेशन पास में आ गया, या कुछ ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, खेलगांव आ गया, है ना, कोई स्टेडियम आ गया, तो इस टाइप से जब चीज़ें बड़े प्रोजेक्ट उस अपने घर के आसपास वाली ज़मीन के आसपास आते हैं तो लैंड की वैल्यू बढ़ती है और उससे जो डेवलपर्स हैं उस लैंड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। Community engagement. Involve the community in planning process to understand their needs and aspiration. This can help create a more inclusive and responsive land use plan reflect the value of the residents. तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना आप हर उसमें डाल सकते हैं कि कम्युनिटी का एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। कम्युनिटी को जगह हम इंगेज करेंगे तो हमें एक उनको इंक्लूड करते हुए रिस्पॉन्सिव लैंड यूज़ प्लान हम बना सकते हैं कि हम यहाँ पर इंडस्ट्री देना चाहते हैं। अब वो लोग रेडी नहीं है कि हमारे यहाँ से कुछ पानी आता है, कुछ आता है, तो आप उसको भी थोड़ा वापस विचार कर सकते हैं। Land value capture. Explore mechanism for capturing the increased land value resulting from public investment or infrastructure improvement. This can be done through tools like development impact fees, value capture taxes, negotiated contribution from developers. तो एक कुछ जो लैंड की अभी करंट वैल्यू जो है, लैंड की वैल्यू दिन पर दिन आपने देख ही रहे होंगे कि दिन पर दिन जो लैंड की वैल्यू है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। तो आपके यहाँ पर भी कोई ऐसी मैकेनिज्म्स होनी चाहिए जिससे आप उसकी एक्चुअल वैल्यू को कैप्चर कर सकें, है ना। उसमें क्या फ़ीस है, क्या टैक्सेस आप वहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। फ्लेक्सिबल जोनिंग एंड डेवलपमेंट रेगुलेशन। जोनिंग हमेशा थोड़ी सी अगर आप फ्लेक्सिबल रखेंगे तो ही ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, लेकिन फिर भी बाउंड्रीज जो हैं वो क्लियर होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि इनोवेटिव अडेप्टिव लैंड यूज़ प्रैक्टिस को बढ़ावा मिलता है कि जैसे कई बार क्या होता है रेजिडेंशियल एरिया के पास में इंडस्ट्री तो हम अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर हमें एक गैप मिलता है, हम इस एरिया में जो है कमर्शियल कुछ लेन, कमर्शियल स्ट्रीट, इस टाइप से हम चीज़ें बना सकते हैं, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस भी हो सकती है। Monitoring and evaluation. Regularly monitor and evaluate the effectiveness of the land market management policies. Adjustment may be necessary to respond and changing economic condition, population growth and other factors influencing the land market. तो टाइम पे आप जो लैंड मार्केट को मैनेज करने के लिए आपने जो पॉलिसीज़ बनाई है, जो जोनिंग बनाई है, उनको आप क्लियरली मैनेज करते रहें, एवल्यूट करते रहें और टाइम के साथ अडेप्टिव चेंज करते हुए उसको यूज़ करते रहें। By integrating these strategies into town planning, local authorities can contribute to a more sustainable, equitable, and economical viable environment. Effective land market management plays a crucial role in shaping the physical, social fabric of town or city. तो जो भी टाउन है, जो भी सिटी है, उसका सोशल फैब्रिक के लिए मतलब अच्छा काम कर सकते हैं अगर हम लैंड मार्केट को मैनेज करते हुए चलें। सस्टेनेबल वर्ड आपको सब में डालना ही है। लैंड पॉलिसी एंड लैंड मार्केट। दोस्तों, आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत ही गलत बात है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। लैंड पॉलिसी एंड लैंड मार्केट्स। लैंड पॉलिसी एंड लैंड मार्केट्स आर intricately connected and play a vital role in overall development and functioning of a society. Land policy refers to the set of rules, regulation and strategies devised by government to govern the use of distribution ownership of land. तो लैंड पॉलिसी का मतलब ये है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट ने किसी भी व्यक्ति को ओनर को के लिए प्रोवाइड किए कि आप यहाँ पर एक सर्टेन टाइप का डेवलपमेंट करेंगे, उसके अंदर भी आप 60% पे आपको कंस्ट्रक्ट करना है, 40% जगह छोड़नी है, तो वो सारे के सारे उसको हम बोलते हैं लैंड पॉलिसी। Land markets, on the other hand, represent the mechanism through which land is bought, sold and transferred among individual and entities within the economy. जो भी इकोनॉमी के अंदर जो भी व्यक्ति ए है ना, व्यक्ति एक से लेके जो दूसरे व्यक्ति के पास लैंड को कैसे ट्रांसफ़र करना है, उसकी क्या तरीका होगा, क्या मतलब क्या क्या उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन होंगे, वो सारा उसी के अंदर आता है। हियर आर सम की कंसिडरेशन फॉर अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसी एंड लैंड मार्केट्स। पहला आता है प्रॉपर्टी राइट्स। आइए जानते हैं। क्लियर सिक्योर प्रॉपर्टी राइट्स एंड फंडामेंटल ऑफ बोथ लैंड पॉलिसी एंड लैंड मार्केट।
A well-defined system of property rights provides individual and business with assurance that their land holding are protected, fostering investment and economic development. तो ये आपकी लैंड है, आपके पास इसके डॉक्यूमेंट पड़े हैं, सीधी सी बात है ना, डॉक्यूमेंट पड़े हैं तो एक तरह से आपके उसके वो प्रॉपर्टी राइट है आपका, मतलब उसका अधिकार है जो किसी इंडिविजुअल के पास भी होता है, किसी बिजनेस के पास भी होता है। ये उनको अश्योर करता है कि आपने जो लैंड होल्ड की है तो गवर्नमेंट आपके साथ है और ये लैंड आपकी है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फोस्टिंग इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आपके पास ही रहेगी। फिर आता है सेकंड, लैंड टेन्योर सिस्टम। लैंड पॉलिसी ऑफन इंक्लूड्स प्रोविजन रिलेटेड टू लैंड टेन्योर सिस्टम डिफाइनिंग हाउ लैंड ओनरशिप एंड यूज राइट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। द टाइप ऑफ टेन्योर सिस्टम इन प्लेस कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस लैंड मार्केट एंड डेवलपमेंट पैटर्न्स। तो आपने देखा होगा कि लैंड पॉलिसी के अंदर जैसे कई बार है ना, कोई सिंधी कॉलोनी होती है, कोई जैन कॉलोनी होती है, कोई ब्राह्मण कॉलोनी होती है ना, इस टाइप से क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी को अलग अलग राइट्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं पर्टिकुलर टेन्योर के लिए। या फिर आप देखते हैं कि एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए कोई मंदिर के लिए ज़मीन दी जाती है कि इस टेन्योर में अगर मंदिर बन गया, प्राइवेट संस्था ने बना दिया तो वो उस पर काम करेंगे, मतलब वो उन्हीं का हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ टेन्योर सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं। लैंड यूज प्लानिंग, लैंड पॉलिसी गाइड लैंड यूज प्लानिंग विच इन्वॉल्व्स डिफरेंट एरिया ऑफ स्पेसिफिक पर्पस सच एज रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रिक्रिएशनल। इफेक्टिव लैंड यूज प्लानिंग इन्फ्लुएंस द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिटीज एंड रीजन्स इंपैक्टिंग लैंड मार्केट डायनामिक्स। लैंड यूज प्लानिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चर है, रिक्रिएशनल है ना। तो इस टाइप से जो भी आप एरिया डिसाइड करते हैं आपकी सिटी के अंदर, तो उससे भी कहीं ना कहीं लैंड की पॉलिसी को, गाइडलाइंस को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और लैंड मार्केट भी उसकी डायनामिक्स को, ये उसका जो पैसा है उन चीज़ों को मैनेज करता है। क्योंकि रेजिडेंशियल जो है उसकी रेट अलग होगी, अब कमर्शियल जो है उसकी रेट 30,000 रुपये स्क्वायर फीट तक चली जाती है, रेजिडेंशियल की 3,000 रुपये स्क्वायर फीट ही होती है। क्योंकि रेजिडेंशियल जब आप एक लेने जाओगे आपको एक ठीक ठाक दुकान जो है 2 करोड़ की, 3 करोड़ की दुकान पड़ती है, जबकि आप उतना ही बड़ा घर लेने जाओगे तो आपको 30 लाख 40 लाख की ज़मीन पड़ेगी, है ना। Regulation zoning. Land policy establish regulation and zoning laws that governs the permissible uses of land. Zoning can influence land values, market demand and overall character of an area. तो इस टाइप से हम एक ओवरऑल कैरेक्टर ऑफ एरिया को डिफाइन कर सकते हैं, रेगुलेशंस वहाँ पर लगा सकते हैं। मैंने आपको कई बार बताया कि एक टाइप की जोनिंग होती है हाइट जोनिंग। उसमें क्या करते हैं हम कि इस एरिया में पर्टिकुलर 2.5 मंजिल से ऊपर की बिल्डिंग नहीं बनेगी या 18 मीटर 20 मीटर से ऊपर की बिल्डिंग नहीं बनेगी। तो इस टाइप से आप जोनिंग कर सकते हैं, उससे वहाँ की मार्केट की डिमांड है ना, उस एरिया का कैरेक्टर शो करता है। अब आपने अगर वहाँ अच्छा एरिया है, शांत लोग रहते हैं, तो अगर आपने जोनिंग कर रखी कि इससे ज़्यादा हाइट नहीं बनेगी, इतने फ्रंटेज छोड़ना है, तो सब अपना घर अच्छे से उस जोनिंग को निभा रहे हैं, तो ये बहुत मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड रिफॉर्म, सम लैंड पॉलिसीज में एम टू एड्रेस इश्यूज एंड लैंड इनइक्वलिटी थ्रू redistribution and reform programs. This initiative can impact land market by altering ownership patterns and affecting supply and demand dynamics. तो लैंड को वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट करना या हम उसको रिफॉर्म करना, कुछ अच्छे पर्पस के लिए यूज़ करना, इससे क्या होता है कई बार डिमांड की जो डायनामिक्स है, सप्लाई है, वो अफेक्ट हो जाती है। Market mechanisms. Land market operate based on supply and demand principle. Government policies can influence these markets by affecting factors such as property tax, development incentives, infrastructure investment, which in turn impact land prices and transaction. तो मार्केट की मैकेनिज्म जो होती है वो सप्लाई एंड डिमांड पे होती है। अगर सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो लैंड की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो लैंड की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब जैसे मान लीजिए आपके शहर है, शहर के चारों ओर जमीन ही जमीन उपलब्ध है, लेकिन आपके गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट आता है कि हम इस पर्टिकुलर एरिया से एक हाईवे निकालने वाले हैं, तो वहाँ अचानक से डिमांड बढ़ जाती है और सप्लाई जो है वो कम हो जाती है, तो उस एरिया में जो है लैंड के प्राइजेस इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। तो और इस इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट आ गया, कोई टैक्सेस अगर उन्होंने छूट दे दी कि हाँ हमारा ये एरिया है, यहाँ पर हम पानी बिजली इसीलिए प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर हम अगर आप ज़मीन लेते हैं तो हम आपको टैक्स में भी छूट देंगे, तो इस टाइप वहाँ पर भी डिमांड बढ़ सकती है। Infrastructure and services. Land policy decisions often include provision for infrastructure development and service provision. Access to transportation utilities and amenities can enhance the value of land and influence market trends. तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस जो लैंड यूज़ पॉलिसी है वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं डिपेंड करती है। सब लोग देखते हैं कि यार अगर मैं कोई ज़मीन ले रहा हूँ तो वहाँ से मेन रोड कितना दूर है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कितना दूर है, यूटिलिटीज़ कितनी दूर है, पास में कोई बड़ा स्कूल है या नहीं है, कॉलेज कितना दूर है, हॉस्पिटल्स कितने दूर हैं। तो ये सारी चीज़ें आप आपकी जब भी ज़मीन लेने जाते हैं तो वो खरीदते हैं, तो उससे भी लैंड की मार्केट वैल्यू पर फ़र्क पड़ता है। लैंड वैल्यूएशन एंड टैक्सेशन. लैंड पॉलिसी में एस्टेब्लिश मैकेनिज्म फ्रॉम लैंड वैल्यूएशन एंड टैक्सेशन. प्रॉपर्टी टैक्सेस फॉर एग्जांपल कैन इम्पैक्ट कॉस्ट ऑफ होल्डिंग लैंड में इन्फ्लुएंस द लैंड यूज डिसीजन एंड मार्केट बिहेवियर.
तो कई बार जैसे लैंड आपके पास है तो हर साल आपको उस लैंड पर टैक्स देना होता है, अगर वो टैक्स बहुत ज़्यादा है तो फिर लोग उसको होल्ड करना पसंद नहीं करेंगे, उसको बेच देंगे, तो है ना, ऐसे उससे क्या होता है कि जो डिसीजन है लैंड से रिलेटेड वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। Environmental consideration. Policies related to environmental consideration and sustainability can shape land use patterns and market dynamics. Restriction on certain type of development and incentives for eco-friendly practice can influence the attractiveness and value of land parcels. तो अगर environmental consideration को ध्यान में रखते हुए अगर हम कुछ incentives देते हैं, कुछ restriction अगर वहाँ पर लगाते हैं तो उससे भी land की value जो है वो प्रभावित हो सकती है। Monitoring and adaptation. Effective land policy requires ongoing monitoring land adaptability. Government should assess the impact of their policies, land markets and make adjustment as needed achieve desired outcomes. तो गवर्नमेंट को अलग अलग पॉलिसीज गवर्नमेंट टाइम टू टाइम लेके आती रहती है, लोअर इनकम ग्रुप के लिए, मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, हायर इनकम ग्रुप के लिए, प्लॉट्स का साइज़, हज़ारों चीज़ें वो डिसाइड करती है। उसके बाद फिर आप वो जो भी है अगर वो गवर्नमेंट लोगों के हिसाब से अगर उसको एडजस्ट करने लग जाए तो उन्हें डिजायर्ड आउटकम मिल सकते हैं। Land policy and land markets are closely intertwined with policy decision influencing the functioning and outcome of land markets. तो अगर जितनी अच्छी लैंड पॉलिसी आपके एरिया की होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, उतना ही उस पर लैंड मार्केट का इफेक्ट आएगा। अगर लैंड पॉलिसी अगर सही है, अच्छी है, फेयर है, तो लैंड मार्केट जो है कहीं ना कहीं वो इंक्रीज करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा। लैंड सप्लाई मैनेजमेंट रेगुलेशन इन लैंड मार्केट्स। तो दोस्तों अगर आप अभी तक मेरा वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत गलत बात है, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आइए पढ़ते हैं लैंड सप्लाई मैनेजमेंट रेगुलेशन इन लैंड मार्केट्स। Land supply management regulation are critical component of land policy aimed in controlling the availability, distribution, use of land within the given area. तो लैंड सप्लाई मैनेजमेंट और रेगुलेशन का अगर हम बात करें कि पर्टिकुलर इस एरिया में कितनी लैंड अवेलेबल है, उसको कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसमें किस टाइप का डेवलपमेंट होगा, इस पर ध्यान रखना है। दीज रेगुलेशन प्ले की रोल इन शेपिंग लैंड मार्केट्स बाय इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर सच एज सप्लाई, डिमांड एंड ओवरऑल मार्केट डायनामिक्स। तो आइए जानते हैं डिमांड सप्लाई के बारे में भी जानेंगे। जोनिंग और लैंड यूज प्लानिंग आप हर के अंदर इस लैंड वाले में डाल सकते हैं, क्योंकि जोनिंग का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है कि आपकी जो लैंड वो रेजिडेंशियल है, कमर्शियल है, मैंने बताया ना आपको रेजिडेंशियल 3000 स्क्वायर फीट है और ये 30,000 रुपये स्क्वायर फीट है, तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को वो अफेक्ट कर सकता है। अर्बन ग्रोथ बाउंड्रीज, सम जुडिशन इम्प्लीमेंटेड अर्बन ग्रोथ बाउंड्रीज टू कंटेन अर्बन स्प्रॉल एंड मैनेज द एक्सपांशन ऑफ बिल्ट अप एरियाज। These boundaries help control the supply of land available for development and encourage more efficient land use within the existing urban footprints. तो अर्बन की जो ग्रोथ बाउंड्रीज है, कहीं ना कहीं जो अर्बन स्क्रॉल हो रहा है या धीरे धीरे अर्बन एरिया बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर हम वहाँ पर जुडिक्शन लगा दें, बाउंड्रीज लगा दें, तो जो लैंड अवेलेबल है, उसकी सप्लाई है ना, उसको और अच्छे तरीके से मतलब हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डेंसिटी रेगुलेशंस, regulation regarding building density can impact the amount of land required for a given development. Higher density zoning can promote efficient land use and reduce urban sprawl. तो हायर डेंसिटी जोनिंग का मतलब क्या हो गया कि आप मल्टी स्टोरी को बढ़ावा दे रहे हैं ना। मल्टी स्टोरी में क्या हो रहा है कि एक मान लीजिए 10,000 स्क्वायर फीट की जगह है या 20,000 स्क्वायर फीट की जगह है ना। अब 20,000 है तो एक 1,000 स्क्वायर फीट के अगर वहाँ देखेंगे तो 20 मकान बनेंगे, एक मकान में लोग रह रहे हैं 4, तो 20 × 4 कितने हो गए, लोग 80 लोग रह रहे हैं। अब 20,000 स्क्वायर फीट की जगह पर अगर मैं एक मल्टी स्टोरी बना दूं जिसके अंदर 200 फ्लैट है, अब 200 फ्लैट्स की जगह एक में 4 रह रहे तो वहाँ पर 80 की जगह 800 लोग रहने लगेंगे, है ना। तो ये कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। अगर डेंसिटी रेगुलेशन, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा लैंड जो है इफेक्टिवली यूज़ हो, डेंसिटी भी वहाँ पर हायर रहे, अर्बन स्प्रॉल जो बाहर की साइड लोग जा रहे हैं उसको भी रिड्यूस, मतलब अर्बन जो सिटी का जो एरिया है वो बढ़ रहा है उसको भी अगर रोकना है तो हमें फिर मल्टी स्टोरी की तरफ या हायर डेंसिटी जोनिंग की तरफ जाना पड़ेगा। Green belt policies. Green belts are designed areas of open space or agricultural land intended to limit urban expansion. These policies restrict the conversion of green belt land for development, preserving it for environmental or agriculture पर्पस। तो आप आपकी सिटी के अंदर कुछ पर्टिकुलर एरिया उसे ग्रीन बेल्ट के रूप में घोषित कर सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट और एग्रीकल्चर पर्पस के ही काम आएगी। लैंड रिजर्व सेट असाइड रिक्वायरमेंट्स, गवर्नमेंट में एस्टेब्लिश लैंड रिजर्व फॉर सेट असाइड रिक्वायरमेंट्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस सच एज अफोर्डेबल हाउसिंग, पब्लिक अम्यूनिटीज, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। दिस सेट साइड इन्फ्लुएंस द ओवरऑल सप्लाई ऑफ लैंड। अब जैसे क्या हुआ, अभी यार कुंभलगढ़ राजस्थान में एक जगह है, वहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने का उन्होंने काम चालू कर दिया, तो उसके अंदर कितने 20 जो गांव हैं उन सबको उसके अंदर आ गया है ना। तो अब उन सबकी ज़मीन ले ली जाएगी, उनको बाहर कहीं ज़मीन प्रोवाइड करी जाएगी, है ना। तो गवर्नमेंट कई बार ऐसी कुछ पॉलिसी लेके आती है जिससे आपकी पूरी की पूरी ज़मीन उसके अंदर चली जाती है, उसके बदले में गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव्स या जो भी फंड आपका बनता है वो देगी।
Land use entitlements refers to the permission and right granted to property owner for specific land uses. Government can manage land supply by controlling the issuance of entitlements, ensuring they align with broader planning objectives. तो अब गवर्नमेंट ही अगर उसकी खरीद फरोख्त पे अगर थोड़ा सा बैन लगा दे, वो एंटाइटल ही नहीं करे दूसरे को, तो कहीं ना कहीं हम ब्रॉडर प्लानिंग ऑब्जेक्टिव है हमारा, तो हम उसको थोड़ा सा रोक सकते हैं, स्लो कर सकते हैं. फिर TDR, ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट. TDR प्रोग्राम्स अलाउ लैंड ओनर्स टू ट्रांसफर डेवलप राइट फ्रॉम वन पार्सल टू लैंड टू अनदर. TDR का पूरा वीडियो जो है RPSC की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें बहुत ही अच्छा वीडियो है, पूरा का पूरा वीडियो, ये आपको देखना है, आपके जरूर काम आएगा, है ना, और आपके एग्जाम में लिखने में मदद होगी. मैं अभी समझा देता हूँ. TDR में क्या होता है, मान लो मैं बिल्डर A हूँ, है ना, मैं बिल्डर B हूँ. गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप भी 60% बनाएंगे, आप भी 60% बनाएंगे. तो इस बिल्डर ने कहा कि नहीं, मेरे को 60% की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम जो 40% में बनाऊंगा, ठीक है. और अब ये जो है, ये बिल्डर बी है, ये क्या करता है कि 60% बनाता है, इसको थोड़ी सी और जरूरत लगती है, तो ये इसके राइट्स कहता है कि मेरे को जो 60% में बनाना था मैं नहीं बना रहा हूँ, मैं अपने राइट जो है इसको, इससे 20 लाख रुपए लिए और मैं इसको ये करता हूँ. तो ये 60 की जगह जो है कुछ 74-75% पर ये अपनी कंस्ट्रक्ट कर लेगा, और उसके बदले में उसने अपने राइट्स ट्रांसफर कर दिए. अब ये यहाँ पर नया कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता, इसने भी अपना मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन कर लिया. तो इस टाइप से गवर्नमेंट जो है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स लेके आती है. Brownfield redevelopment, encouraging the redevelopment of brownfield previously developed area that may be contaminated or underused can optimize land use within existing urban area, reducing the pressure on underdeveloped land. तो अगर आपकी सिटी के अंदर ही कोई ऐसी लैंड पड़ी हुई है जो बहुत पुरानी हो चुकी है, या कोई बाजार है वो बहुत पुराना हो चुका है, तो उसको आप एक बड़े रूप में डेवलप कर सकते हैं. छोटा बाजार है ना, जगह तो बहुत सारी लेकिन छोटी छोटी दुकान है, तो उन सबको तोड़ के आप एक मॉल टाइप स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर बना सकते हैं और सबको दुकानें अलॉट कर सकते हैं उसके अंदर. Infrastructure planning and financing. Proper infrastructure planning including transportation network, public service can influence the feasibility of attractiveness of certain land parcels. तो जो भी लैंड के टुकड़े हैं, अगर वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अच्छा है, यूटिलिटीज़ हैं, तो ये उनको इफेक्ट कर सकती है. गवर्नमेंट कैन मैनेज लैंड सप्लाई बाय स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट डेवलपमेंट इन टारगेटेड एरिया. तो अगर गवर्नमेंट उस एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में अगर इन्वेस्ट करेगी, तो कहीं ना कहीं जो है ये एक तरह से सप्लाई को भी मैनेज कर सकते हैं. Timely land release. Efficient land supply management involves the releasing of land for development in a timely manner, responding to market demand and economic condition. Delay in release of land can contribute to housing shortage and increase in prices. तो ये सबसे बड़ा काम होता है टाउन प्लानर का, है ना. सबसे ज़्यादा जो पैसे मिलते हैं वो यही मिलते हैं कि आपको जो लैंड है, आपको पता है ये लैंड है, ये पड़ी हुई है, बिल्डर आके आपके चक्कर काट रहे हैं कि हमें लैंड दे दो, यहाँ डेवलप करेंगे, प्लानिंग काटेंगे, आप दे ही नहीं रहे हो. तो उससे क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, उससे जो दूसरी प्राइसेज है उनका प्राइस इंक्रीज हो रही है. अगर टाइमली आप लैंड अलॉट करते रहेंगे तो उसकी प्राइस जो है मैनेज होती रहेगी, और जो नॉर्मल लोग हैं उनको फ़ायदा मिलता रहेगा. पब्लिक पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स कैन बी लीवरेज्ड, मैनेज लैंड सप्लाई इफेक्टिवली. Public private partnership can streamline development process and ensure a more coordinated approach to the land use. तो अगर आप बिल्डर्स और गवर्नमेंट तीनों आप अगर कोलैबोरेट होकर काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कोऑर्डिनेटेड और अच्छी जो फंड है, जगह है, उसका अच्छा यूज़ हो सकता है. मॉनिटरिंग एंड अडेप्टिव मैनेजमेंट. Land market trends, effective supply management regulation crucial. Government should be prepared adapt regulation to needed address changing economic, social and environmental condition. जैसे जैसे इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल कंडीशन हो रही है, तो गवर्नमेंट को भी जो लैंड आपकी ज़मीन पड़ी हुई है उसको उसी हिसाब से मैनेज और मॉनिटर करना है. साथ ही जो चेंजेस हो रहे हैं उसको अडॉप्ट करते हुए आगे बढ़ना है. Effective land supply management regulation are essential for achieving sustainable and well-planned urban development, balancing the need of communities with environmental consideration and economic goals. तो इकोनॉमिक गोल्स जो हैं आपके एनवायरमेंटल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इफेक्टिव लैंड मैनेजमेंट हमें करना है. लैंड यूटिलाइजेशन. दोस्तों, आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, है ना. आइए पढ़ते हैं लैंड यूटिलाइजेशन के. Land utilization refers to the productive and purposeful use of land for various activities, taking into consideration its physical characteristics, economic potential and societal needs. Effectively land usage is crucial for sustainable development, economic growth and overall well-being of communities. तो जो भी आपकी सिटी के अंदर जो लैंड पड़ी हुई है, अगर हम उसको इफेक्टिव तरीके से अगर उसका यूटिलाइज करना उसको स्टार्ट कर देंगे, प्रोडक्टिव तरीके से हम उसको यूज़ कर लेंगे, उसका पर्पसफुल यूज़ करेंगे, तो कहीं ना कहीं सिटी की इकोनॉमिक पोटेंशियल भी बढ़ेगा, सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा. आइए जानते हैं ये यूटिलाइजेशन के लिए. सबसे पहला आता है रेजिडेंशियल यूज़. तो रेजिडेंशियल यूज़ मैंने आपको बताया कि जो 45 to 50%
आपकी सिटी का जो एरिया होता है वो किसके लिए होता है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए। किसके लिए होता है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, जिसके अंदर सिंगल फैमिली होगी, अपार्टमेंट होंगे, रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर होगा, है ना। इफेक्टिव रेजिडेंशियल लैंड यूटिलाइजेशन कंसिडर्स फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी एंड कम्युनिटी अम्यूनिटीज़। तो उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, क्या वहाँ पर मल्टी स्टोरी है, क्या वहाँ पर 1 और 2 मंजिला मकान है, हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी, वहाँ पर प्लॉट्स की रेट क्या चल रही है, और कम्युनिटी के वहाँ पर कौन कौन सी अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड की गई है। कमर्शियल यूज़, अब कमर्शियल के लिए आपको बता दूँ लगभग 2 से 5% हिस्सा जो शहर का होता है वो कमर्शियल यूज़ के लिए दिया जाता है। कमर्शियल लैंड यूटिलाइजेशन इनकपास एरिया डेजिग्नेटेड बिजनेस, रिटेल एस्टेब्लिशमेंट, ऑफिस, कमर्शियल एक्टिविटीज़। Proper planning ensure that commercial zones are strategically located to meet the needs of residents and business while minimizing congestion and land waste। तो ऐसी जगह पर कमर्शियल एरिया हम डिसाइड करते हैं जो जनरली सिटी के बीच में होता है, ताकि लैंड का वेस्ट भी कम से कम हो, और वहाँ पर जब आप जा रहे हैं तो रास्ते में हमें कंजेशन, जाम की कंडीशन भी देखने को नहीं मिले, वो भी मिनिमम हो। इंडस्ट्रियल यूज़ लगभग 5 से 15% जो है इंडस्ट्रियल लैंड यूज़ होता है आपका, है ना। इसके अंदर हम लोग वेयर हाउसेज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ के लिए ज़मीन प्रोवाइड करते हैं। इंडस्ट्रियल जोन कंसिडर फैक्टर सच एज ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंटल इंपैक्ट एंड कंपेटेबिलिटी विद सराउंडिंग लैंड यूज़। तो अगर आप ऐसे एरिया में जहाँ से हाईवे कनेक्टेड है, अच्छा थोड़ा ग्रीनरी आसपास में अच्छी ग्रीनरी है, तो इस टाइप का अगर आप एरिया को इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए दे देंगे तो कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सिटी के अंदर नहीं होना चाहिए, सिटी के जनरली ये बाहर की साइड होता है। एग्रीकल्चर लैंड यूज, है ना, इन्वॉल्व कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, रेजिंग लाइव स्टॉक एंड अदर फार्मिंग एक्टिविटीज। लाइव स्टॉक मतलब जीव जंतुओं को पालना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट आर एसेंशियल कंसिडरेशन फॉर ऑप्टिमाइजिंग एग्रीकल्चर एंड लैंड यूटिलाइजेशन। तो अगर आप जनरली इसका भी 5 to 15% ही आपके जो सिटी की लैंड होती है वो एग्रीकल्चर के लिए होती है। गाँव में इसका परसेंटेज जो है थोड़ा ज़्यादा होता है, 30-35%, कई जगह 50% तक भी होता है ना। तो उसके लिए जो है उसका कंजर्वेशन करना, वाटर मैनेजमेंट करना, इन सब के लिए हम काम में ले सकते हैं। रिक्रिएशनल लैंड एंड ओपन स्पेस यूज़, तो आपको आपकी सिटी के अंदर पार्क भी देने होंगे, ग्रीन स्पेस भी देनी होंगी, स्पोर्ट फैसिलिटी भी देनी होगी, इरिगेशन एरिया भी बनाने होंगे, ताकि अर्बन और रूरल एरिया के जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है आप उसको इंप्रूव कर पाएँ। प्रॉपर लैंड यूटिलाइजेशन फॉर ओपन स्पेस एनहेंस कम्युनिटी वेलबींग एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर लीजर एंड एक्सरसाइज। तो आप लीजर मतलब मजे के लिए भी, लोग अपना रिसोर्ट वगैरह के लिए भी आपको ज़मीन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और एक्सरसाइज के लिए भी आपको खेल गाँव इस टाइप की चीज़ें आपको डेवलप करवानी पड़ेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो लैंड यूटिलाइज होती है ना, रोड बनते हैं, एयरपोर्ट बनते हैं, ब्रिज बनते हैं, अगर इन सबको हम इफेक्टिवली यूज़ करें तो उससे क्या होगा कि कंजेशन भी रिड्यूस होगा और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी बढ़ावा मिलेगा। कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सर्टेन एरियाज में बी डेजिग्नेटेड फॉर कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल हैबिटेट्स एंड क्रिटिकल इकोसिस्टम। सस्टेनेबल लैंड यूटिलाइजेशन इन्वॉल्व बैलेंसिंग डेवलपमेंट विद द नीड ऑफ प्रोटेक्ट एनवायरमेंटल सेंसिटिव एरियाज। तो एनवायरमेंटल सेंसिटिव एरियाज जो भी हैं उनको हमें कंजर्व करना है, उसके अंदर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो भी प्रोटेक्शन एक्ट जो भी हैं, भले ही वो वाटर प्रोटेक्शन एक्ट हो, भले ही वो बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट हो, जंगल का फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट हो, उन सब का उसके अंदर हमें लगाना है, यूज़ करना है। और जो बायोडाइवर्सिटी, जो लोग वहाँ रहते हैं, जो फ्लोरा फ्यूना, जो वनस्पति वहाँ उगती है, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। मिक्स्ड लैंड यूज डेवलपमेंट सबसे बढ़िया सोल्यूशन यही है ना, कि आपके एक एरिया में रेजिडेंशियल, कमर्शियल और रिक्रिएशनल एक्टिविटी आसपास ही हो। तो इसमें क्या होता है, मैंने बताया ना आपको कि जैसे अपार्टमेंट वाला जो सिस्टम है कि नीचे जो है आपने शॉप वाला मार्केट क्रिएट कर दिया, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर तक आपने ऑफिसेज दे दिए, और उसके ऊपर जो है लोग रह रहे हैं। तो लोग कमर्शियल एक्टिविटी भी यहीं हो रही है, नीचे खरीदने के लिए मार्केट एक्टिविटी भी हो रही है, और पास में ही कोई अच्छा सा आपने गार्डन या अच्छा सा वो दे दिया, तो उसको हम तरीके को बोलते हैं मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट। Adaptive reuse. Adaptive reuse involves repurposing existing structure or land use for a different use than originally intended. This sustainable practice can contribute the revitalization of the urban areas while minimizing the demand for new land. तो ऐसा नहीं, अब मान लो आपने शुरू में एक पर्टिकुलर लैंड का टुकड़ा है, इसको रेजिडेंशियल के लिए रखा था, लेकिन अब जो है कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे बन गए कि पास में एक नया हाईवे निकल रहा है, तो आप कहीं ना कहीं इसको अडॉप्ट करते हुए इसको इंडस्ट्रियल में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। स्मार्ट ग्रोथ प्रिंसिपल फोकस ऑन कॉम्पैक्ट ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट दैट मैक्सिमाइज लैंड यूटिलाइजेशन efficiency and approach aims to create livable communities, reduce urban sprawl and promote sustainable land use patterns। तो स्मार्ट ग्रोथ पैटर्न्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट है, जहाँ जहाँ तक गाड़ी जा सकती है, चौराहे के आसपास वाला जो एरिया है ना, रोड के आसपास वाला जो एरिया है, ट्रांसपोर्टेशन से आसपास वाला जो एरिया है, जहाँ कनेक्टिविटी हमें अच्छी मिल जाए, उस एरिया को अगर हम अच्छे से बढ़ाएंगे तो उससे लिवेबल कम्युनिटी और अर्बन जो बाहर की साइड फैल रहे हैं वो भी रिड्यूस होगा। लैंड यूज प्लानिंग
Comprehensive land use planning is essential for optimizing land utilization. It involves accessing current and future needs, considering the environmental impact and engaging stakeholder to create a cohesive vision for development. तो अगर प्रॉपर आप लैंड यूज प्लानिंग करेंगे, उसको ऑप्टिमाइज करेंगे अच्छे से, फ्यूचर नीड्स को ध्यान में रखते हुए, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हुए और सारे स्टेक होल्डर को एंगेज करते हुए आप एक विजन के साथ डेवलपमेंट करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर लैंड यूज प्लानिंग काम आती है। कम्युनिटी इंगेजमेंट, जो लोग वहाँ रह रहे हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बार बार मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। इफेक्टिवली लैंड यूटिलाइजेशन रिक्वायर्स अ होलिस्टिक अप्रोच दैट कंसिडर इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, है ना। तो लैंड यूटिलाइजेशन जो है एक तरह से एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत होती है, जिसमें इकोनॉमी भी इन्वॉल्व है, सोशल भी इन्वॉल्व है, एनवायरमेंट भी इन्वॉल्व है। Sustainable development practice throughout the land use planning and ongoing evaluation contribute to maximizing the benefit of land utilization while minimizing negative impact. तो आप नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करते हुए जो है अच्छे से लैंड यूटिलाइजेशन को बढ़ावा दे सकते हैं। लैंड शेयरिंग एंड मैनेजमेंट टेक्निक। दोस्तों, आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत ही गलत बात है। दोस्तों, मेहनत लगती, कर दो यार, क्या कुछ नहीं जाता। पहले मैं भी नहीं करता था, लेकिन अब कर देता हूँ मैं भी, तो आप लोग भी कर दीजिए, कोई नहीं बिगड़ता एक आध सब्सक्राइब बढ़ने से। और साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। वहाँ पर आप मेरे से कोई पीपीटी मांगते हैं, कोई डिमांड करते हैं तो मैं वहाँ पर आपको दे दूंगा। एक आरपीएससी का पेपर भी आया था, मैं वो भी आपको भेज दूंगा, है ना। लैंड शेयरिंग एंड मैनेजमेंट टेक्निक्स इन्वॉल्व स्ट्रेटजीज टू ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज, promote sustainable development and address various social needs. These techniques aim to balance economic growth, environmental conservation and social equity. तो लैंड शेयरिंग और मैनेजमेंट टेक्निक्स के थ्रू हम क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को बैलेंस कर सकते हैं और इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन को भी बढ़ावा दे सकते हैं, सोशल इक्विटी को भी बढ़ावा दे सकते हैं। आइए कुछ तरीके हैं लैंड शेयरिंग के। पहला है मिक्स्ड लैंड यूज डेवलपमेंट। मैंने आपको कई बार बताया है, वापस बताऊंगा। छोटी सी लैंड है, कोई रिक्रिएशनल एरिया है, मान लीजिए कोई बड़ा पार्क है, उसके पास की जो ज़मीन आप अलॉट कर रहे हैं, अब वहाँ पर आप जो चाहते हैं कि यहाँ पर कैसा डेवलपमेंट हो, तो आप देखते हैं कि यहाँ पर मल्टी स्टोरी वाला डेवलपमेंट अगर इस एरिया में हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। और नीचे वाला जो एक्शन है आपने किसके लिए, कमर्शियल के लिए, ऊपर वाला ऑफिस के लिए, और उसके ऊपर वाला जो लगभग 200-300 घर जो है आपने उसके लिए बता दिया, पास में कोई रिक्रिएशनल एरिया आ गया, है ना। इससे क्या होगा कि लोगों की वॉकेबिलिटी बढ़ेगी, वाइब्रेंट और मल्टी फंक्शनल नेबरहुड्स बनेगा, है ना। मतलब एक ही पास में ही सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट, प्रमोट कॉम्पैक्ट एंड हायर डेंसिटी डेवलपमेंट, रिड्यूस अर्बन स्प्रैल एंड ऑप्टिमाइज लैंड यूज। कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट कैन हेल्प कंजर्व नेचुरल हैबिटेट, डिक्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट एंड एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सर्विसेज। अब आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि अपार्टमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है एक कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट को ही शो करता है। अपार्टमेंट की जो देखिए नॉर्मल जमीन की रेट होती है 30 लाख रुपए, है ना। उसके ऊपर फिर आप 2 BHK कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसके 25 लाख रुपए आपके लगेंगे, लगभग 55 लाख रुपीज़ के आसपास आपका अमाउंट हो गया, है ना। नॉर्मल आप कोई अपार्टमेंट खरीदते हैं तो आपको 22 से 35 लाख के बीच में आपको मिल जाता है, उसमें आप डायरेक्ट जाइए रहिए। तो इस टाइप की जो डेवलपमेंट है इसको हम कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। इससे कॉस्ट भी रिड्यूस होती है, एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सर्विस भी इंक्रीज होती है। ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट मैं आपको बता चुका हूँ कि राइट फ्रॉम एरिया से अनादर एरिया, दिस enables द प्रिजर्वेशन ऑफ environmentally sensitive और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट एरिया while allowing increased development density in designated receiving areas। तो जो ये रेजिडेंशियल एरिया है आपके, मान लिया आपकी कोई ज़मीन एनवायरनमेंट में आ गया, आप बोल रहे हो कि मेरे को तो कंस्ट्रक्ट करना ही है 50%, तो आपके राइट जो है वो दूसरी ज़मीन को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आप उस व्यक्ति से पैसा ले लीजिए, वो 50% बना रहा था तो उसकी जगह वो 60% वहाँ पर डेवलपमेंट कर सकता है। क्लस्टर डेवलपमेंट, क्लस्टर डेवलपमेंट कंसंट्रेट हाउसिंग इन स्पेसिफिक एरिया वाइल प्रिजर्विंग ओपन स्पेस। दिस अप्रोच प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, प्रमोट बायोडिवर्सिटी एंड क्रिएट एस्थेटिकली प्लीजिंग लैंडस्केप्स। तो हमें ऐसा नहीं कि आपने कोई एक घर दे दिया तो पूरा का पूरा एक क्लस्टर बनाना पड़ेगा कि इसके अंदर हमें गार्डन भी देना है, स्कूल के लिए भी जगह देनी, हर चीज़ के लिए हमें वहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग से करेंगे तो उसकी एक प्लीजिंग लैंडस्केप बनेगा, बायोडाइवर्सिटी को भी हेल्प मिलेगी और नेचुरल रिसोर्स को भी बढ़ावा मिलेगा। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, इनकॉर्पोरेट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पार्क, green roof, permeable surface into urban planning, green space enhance the quality of life, support biodiversity and contribute environmental sustainability। तो जो भी हमारी सिटी है उसके अंदर हमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, पार्क हो गए, गार्डन हो गए, बायोडाइवर्सिटी पार्क हो गए, उन सबको हमें ऐड करना पड़ेगा और ये एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। लैंड बैंकिंग, लैंड बैंकिंग इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग एंड होल्डिंग लैंड फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट, है ना। तो आपने कोई जो लैंड है उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं, आप उसको ना रेजिडेंशियल बना रहे, कमर्शियल बना रहे, कुछ भी नहीं बना रहे, आप उसका फ्यूचर के लिए कोई आपने अलग ही प्लान कर रखा है ना। तो इस टाइप के हम प्लानिंग कर सकते हैं, लैंड बैंकिंग कर सकते हैं कि उसको होल्ड करके रख सकते हैं। स्मार्ट ग्रोथ प्रिंसिपल,
Follow smart growth principle that emphasize mixed land use, compact development, walkability, public transportation, environmental sustainability. These principle aim to create livable, resilient communities. तो स्मार्ट ग्रोथ प्रिंसिपल को अगर हम ध्यान में रखें तो हम ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड जो है या कॉम्पैक्ट डेवलपमेंट बेस्ड हम लोग काम कर सकते हैं। पब्लिक पार्टनरशिप जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि इफिशियंसी और लैंड डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा होता है। प्राइवेट एक्सपर्टीज़ और उनके पास जो पैसा होता है उससे चीज़ें जल्दी डेवलप हो जाती है। जैसे आज देख रहे हो कि हाईवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कौन डेवलप कर रहा है, प्राइवेट डेवलपर्स ही डेवलप कर रहे हैं और वो अगले 15 से 20 सालों तक उस पर जो है वो टैक्स टोल लेने वाले हैं। Community land trust. Community land trust are non-profit organizations that acquire and manage land for the benefit of community. They can be instrumental in preserving affordable housing, promoting community garden and supporting local business. तो कुछ कम्युनिटी लैंड ट्रस्ट आप बना सकते हैं, कम्युनिटी को जो है लैंड प्रोवाइड कर सकते हैं, मंदिर के लिए भूमि दे सकते हैं, ट्रस्ट के लिए भूमि दे सकते हैं, जो कि कम्युनिटी गार्डन बनाएंगे, लोकल बिजनेस को सपोर्ट करेंगे। इस टाइप की चीज़ें वहाँ पर हमें देखने को मिलती है। Urban agriculture and rooftop gardens encourage urban agriculture and rooftop gardens to make productive use of underutilized space within urban areas. जो भी आपका अर्बन एरियाज है उसके अंदर जो अंडर यूटिलाइज्ड स्पेस है उसको यूज़ करने के लिए आप रूफटॉप गार्डन और अर्बन एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा दे सकते हैं। इससे सस्टेनेबल जो प्रैक्टिस है, एयर क्वालिटी सुधरेगी, फूड की सिक्योरिटी रहेगी और सस्टेनेबल प्रैक्टिस को बढ़ावा मिलेगा। अडेप्टिव यूज, एम्ब्रेस अडेप्टिव यूज वायर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर repurposed for different use. This can preserve cultural heritage, reduce waste and revitalize urban areas. तो कोई एरिया है, कोई पुराना पड़ा मार्केट है, बंद पड़ा है, खंडर जमीन है, उस सबको तोड़ के वहाँ पर अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हैं। Ecosystem based management. Adopt ecosystem based management approaches that consider the interdependency, ecology system, human activities. The holistic approach ensures sustainable land use practice that support biodiversity and environmental health. जो भी आपके सराउंडिंग इकोसिस्टम है, जो पेड़ पौधे हैं, जो फ्लोरा फ्यूना, जो बायोडाइवर्सिटी वहाँ पाई जाती है, उसको ध्यान में रखते हुए आप जो है एक मैनेजमेंट अप्रोच का यूज़ करेंगे ताकि उसकी इंटरडिपेंडेंसी जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की इकोलॉजिकल सिस्टम पर है ना, उसको कंसिडर करेंगे और एक होलिस्टिक अप्रोच से आप एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे जिससे एनवायरनमेंट की हेल्थ भी बनी रहे, बायोडाइवर्सिटी भी बनी रहे। इंसेंटिव जोनिंग अलाउज डेवलपर सर्टेन कंसेशन और बाउंसेज इन एक्सचेंज फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक अम्यूनिटीज़ एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। अगर बिल्डर पब्लिक अम्यूनिटीज़ और अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करते हैं, कोई बड़ा गार्डन वहाँ प्रोवाइड करते हैं है ना, और सस्ते दर पे मकान प्रोवाइड करते हैं, तो गवर्नमेंट उन्हें सब्सिडीज़ अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करती है ना। लैंड यूज प्लानिंग फॉर क्लाइमेट रेजिलेंस, इंटीग्रेट क्लाइमेट रेजिलेंस लैंड यूज प्लानिंग टू एड्रेस द चैलेंजेस पोस्ड बाय क्लाइमेट चेंज। दिस में इन्वॉल्व अवॉइडिंग डेवलपमेंट इन वल्नरेबल एरियाज, इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्लानिंग फॉर सी लेवल राइज इन कोस्टल रीजन्स। तो जो भी कोस्टल रीजन है वहाँ पर सी लेवल राइज को अगर देखें तो लैंड यूज प्लानिंग, क्लाइमेट रेजिलेंस जो है हमें इसका स्पेशली ध्यान रखना है। मतलब जो क्लाइमेट है उसको बोल सकते हैं कि एक तरह से आप वल्नरेबल रहें, सी के आसपास का एरिया है उसको अच्छे से हम लोग प्लान करना है। Effective land sharing and management techniques requires a comprehensive and flexible approach that consider local context, community need, long-term sustainability. Engaging stakeholder, fostering collaboration, regularly assessing the land use plan are crucial for successful implementation. तो ये बहुत ज़्यादा कोलेब्रेशन करना, एक्सेस करना, बार बार उनको चेक करना, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बनाना है ना, तो ये सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन अगर हम लोग करते हैं तो हमारी प्लानिंग जो है बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। डिमांड साइड मैनेजमेंट। दोस्तों अगर आप अभी तक मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने बोला मैं भी नहीं करता था लेकिन मैंने अब करने लगा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी कर दीजिए। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम चैनल जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं डिमांड साइड मैनेजमेंट। refers to the strategies and measures implemented to influence the consumption patterns and behavior consumption for goal of optimizing the use resource and improving the efficiency of energy, water and other services. Demand side management is oftenly applied context of utilities such as electricity, water providers to manage and shape the demand for the services. डिमांड साइड मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हमें क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि कंजप्शन पैटर्न और बिहेवियर कंज्यूमर को अफेक्ट कर सकती है ना, तो उसको हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला आता है एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम्स इसके अंदर। तो इम्प्लीमेंट एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम टू इनकरेज कंज्यूमर टू रिड्यूस देयर ओवरऑल एनर्जी कंजप्शन। दिस में इन्वॉल्व एजुकेशन कैंपेन, इंसेंटिव फॉर एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंस एंड इनिशिएटिव टू प्रमोट एनर्जी सेविंग बिहेवियर्स। तो जैसे देखिए इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पैदा कर रहे हैं, उसकी डिमांड हरदम बढ़ रही है, तो हमें कुछ ऐसे मेजर्स लेने पड़ेंगे जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकें, एनर्जी को हम बचा सकें। तो हमें लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, जो बल्ब जो CFL कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा रोशनी देते हैं, उस टाइप की हमें यूज़ करनी पड़ेगी। टाइम ऑफ प्राइसिंग है ना, टाइम ऑफ यूज़ प्राइसिंग
Introduce time of use pricing model that vary the cost of electricity based on the time of the day. This encourage consumer to shift their energy incentive activity to off peak hours when the demand and cost are lower. तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए रात के जो पीक आवर्स हैं गर्मी के अंदर, है ना, उस दौरान अगर आप पंखा बंद कर देते हैं, या सुबह का टाइम अगर आप पंखा बंद कर देते हैं, कूलर बंद कर देते हैं, एसी बंद कर देते हैं, तो एक तरह से हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो रेट ऑफ दर है, जो है ना रेट लगेगी बिजली की, वो अलग अलग लगेगी। तो इस टाइप की प्राइसिंग हम जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एनर्जी कंजर्व करने के लिए। Peak load management focus on strategy to reduce peak load demand during periods energy consumption is at its highest. This may include demand response program where consumers are incentivized to increase their electricity usage during peak hours. तो लोगों को आप एजुकेट करें, इंसेंटिव उन्हें दें कि हाँ इस टाइम पर जो है शाम को 7 से 8 के बीच में जो है मेजरली बिजली का कंजप्शन होता है, इस वजह से कई जगह लाइन में फॉल्ट देखने को मिलता है। तो अगर आप इस टाइम पर बिजली यूज़ नहीं करेंगे, या इस टाइम पर हम लोग आपको जो आपकी रेट ऑफ जो चार्जेस हैं वो कम कर देंगे, या आपको कुछ इस टाइप का क्या नाम है इंसेंटिविटी दे देंगे कि बिल में आपका 10% बिल माफ़ कर देंगे। इंसेंटिव प्रोग्राम्स ऑफिशियल ऑफर फाइनेंशियल इंसेंटिव्स rebates or subsidies to consumer who invest energy efficient technologies such as solar panel, energy efficient appliance, home installation. These programs aims to stimulate demand and sustainable and efficient products. तो अगर आप इस टाइप के जो इंसेंटिव प्रोग्राम लगाते हैं, जैसे गवर्नमेंट आपको क्या करती है, अगर आप आपकी छत पर जो है सोलर पावर प्लांट लगाएंगे या सोलर पैनल लगाएंगे, तो उसमें आपको 50% ही पैसा देना, 50% गवर्नमेंट देगी। उसके बाद क्या होगा, ये आपसे 3 या 4 रुपये की दर पर यूनिट से आपको बिजली खरीद लेगी और 7 या 8 रुपये से आपको वापस प्रोवाइड कर देगी। तो जितनी बिजली आप दे रहे हो लगभग उतनी अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो आपका बिल भी 50% रिड्यूस हो गया। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ा फायदा हमें देखने को मिलता है। स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी दैट इनेबल रियल टाइम कम्युनिकेशन बिटवीन यूटिलिटीज एंड कंज्यूमर्स। स्मार्ट ग्रिड फैसिलिटी बेटर डिमांड मॉनिटरिंग, इनेबल डायनामिक प्राइसिंग एंड सपोर्ट डिमांड रिस्पॉन्स इनिशिएटिव्स। तो अगर हम डायनामिक प्राइसिंग रखते हैं, अलग अलग टाइम पर अलग अलग बिजली की दर लगाना चाहते हैं, है ना, इस टाइप की अगर हम चीज़ें लाते हैं, तो स्मार्ट ग्रिड और टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कंज्यूमर्स जो हैं उनको एक बेटर फैसिलिटी देखने को मिलती रहे। लोड शिफ्टिंग encourage load shifting where consumers shift their energy incentives activities time when demand is lower. This can facilitate through pricing incentive educational campaign. लोड शिफ्टिंग हम लोग कर सकते हैं कि जिस टाइम पे कम यूटिलाइज होता है उस टाइम पर आप अपना काम कर लें, है ना। डिमांड रिस्पॉन्स प्रोग्राम एस्टेब्लिश डिमांड रिस्पॉन्स प्रोग्राम दैट अलाउज यूटिलिटीज टू कम्युनिकेट विद कंज्यूमर एंड एडजस्ट देयर एनर्जी यूसेज ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई डिमांड और सिस्टम स्ट्रेस। तो हम DRS लगा सकते हैं कि भैया आप जो हैं इस टाइम पर ही इन यूटिलिटीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप यूटिलिटीज़ यूज़ नहीं करेंगे, है ना। वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स अप्लाई सिमिलर प्रिंसिपल टू वाटर मैनेजमेंट आर प्रमोटिंग वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम। दिस में इंक्लूड पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, वाटर एफिशिएंट अप्लायंसेज, वाटर का यूसेज जो है उसको आप रिड्यूस करेंगे, उनको इंसेंटिव करेंगे पानी को, है ना। उसके अलावा वाटर एफिशिएंट जो अप्लायंसेज है आप उनको लगाएंगे आपके घरों में, साथ ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसको लगाएंगे, उसको इंसेंटिवाइज करेंगे। तो इस टाइप के प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट टाइम टाइम चलाती रहती है। डायनेमिक प्राइसिंग वाटर के लिए भी कंजम्पशन को ध्यान में रखते हुए, है ना। और उसके अलावा बिहेवियरल चेंजेस इनिशिएटिव कंडक्ट अलग अलग एजुकेशनल कैंपेन, अलग अलग बोर्ड, अलग अलग बैनर, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट को टाइम टाइम एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को बचाने के लिए करने पड़ते हैं। होम एनर्जी ऑडिट प्रोग्राम दैट हेल्प कंज्यूमर आइडेंटिफाई एरिया वेयर दे कैन इंप्रूव एनर्जी एफिशिएंसी। तो घर घर जाकर जो है लोग ऑडिट करेंगे कि आप यहाँ पर अपनी बिजली बचा सकते हैं, इस समय पर अगर आप सिर्फ एक ही लाइट जलाएंगे तो आपका काम चल जाएगा, इस समय पर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करेंगे, ऐसी आप इस टाइम पर आधे घंटे के लिए करेंगे तो भी आपका इतना ही ठंडा होगा। तो एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी का भी ऑडिट होता है, एनर्जी का भी ऑडिट होता है, आप कितनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और कितनी बचा सकते हैं, इससे आपके बिल में इतना फ़ायदा होगा, एनर्जी कंजम्पशन में सरकार को इतना फ़ायदा होगा। तो इस टाइप की चीज़ें भी आजकल मार्केट में हमें देखने को मिल जाती है। स्मार्ट एप्लायंसेज एंड डिवाइसेस, तो जो स्मार्ट एप्लायंसेज है भले वो वाटर से रिलेटेड हो, भले वो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, तो इस टाइप जो है वो इफ़िशिएंट डिमांड साइड मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं हमें हेल्प करते हैं कि जितनी डिमांड है अगर उतनी हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है तो उसको मैनेज करना भी एक तरह से आर्ट है। तो उसके लिए हमें अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती है जो हमने देखी। डिमांड साइड मैनेजमेंट क्रूशियल कंपोनेंट है सस्टेनेबिलिटी गोल को अचीव करने के लिए। पीक लोड को कम करना, रिलायबिलिटी यूटिलिटी सर्विस की रिलायबिलिटी बनी रहे, है ना। कंज्यूमर का बिहेवियर जो है उसको इन्फ्लुएंस करना, उसको टीचिंग करना, ऐसे करके डिमांड साइड मैनेजमेंट से हम जो है अच्छी एनवायरमेंटल कॉन्शियस और एनर्जी सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक वाइक भी कर दो, कमेंट वमेंट भी कर दिया करो कभी कभी बीच बीच में। साथ ही अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है,
और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आप जागते खोलें और उस पर क्लिक करें और अंदर एंटर कर जाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।